हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास पाथ। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे सेव सॉइल का। ये इनिशिएटिव, ये कैंपेन, ये मूवमेंट शुरू किया है सदगुरु जी ने और अब ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा पीक पर आ चुका है। इनफैक्ट ये मूवमेंट इस तरह से पहुंच चुका है कि सदगुरु जी अब पूरे वर्ल्ड में 26 कंट्रीज में, 26 नेशंस में घूम करके वापस इंडिया आ चुके हैं। इस इनिशिएटिव में क्या है, सेव सॉइल का मतलब क्या है, सॉइल को सेव करना क्यों जरूरी है और इससे अगर सेव नहीं कर पाते हैं तो क्या क्राइसिस होंगी। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि रीजंस क्या हैं कि सॉइल डिग्रेड हो रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि सदगुरु जी का ये स्टंट अपने आप में एक दिखावा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या ये सॉइल का जो इशू है, सॉइल की जो क्राइसिस है, ये क्या सिर्फ सदगुरु जी हैं जिन्होंने इसको शुरुआत की कि क्राइसिस को बचाना है? पहले से कोई इनिशिएटिव इंडिया के थे या नहीं थे, ये सब भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सदगुरु जी ने क्या अपना मिशन या अपना प्लान रखा है। उनका ये प्लान, ये मिशन 21 मार्च को शुरू हुआ। 21 मार्च को उन्होंने अपनी ये कैंपेन शुरू करी जो लंदन से शुरू हुई। उन्होंने ये ठान लिया कि 30,000 किलोमीटर 100 डेज तक वो बाइक पर सभी कंट्रीज में जाएंगे, मैक्सिमम कंट्रीज में जाएंगे, 26 नेशन में जाकर के अपनी आवाज को उठाएंगे। और उनका लोगों ने बहुत ही ज्यादा इस कैंपेन को लेकर के एप्रिसिएशन भी किया है। अलग अलग कंट्रीज में जाकर के वो ऐसा क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। इनफैक्ट सिर्फ अलग अलग कंट्रीज में जाकर के ब्यूरोक्रेट से, जो वहां के पॉलिटिशियंस हैं, उनसे बात करना ही नहीं, इनफैक्ट उन्होंने अपनी आवाज को 5 अप्रैल को यूनाइटेड नेशंस में भी उठाया। ईशा फाउंडेशन के मेंबर्स ने इस बात को प्रेजेंट किया यूनाइटेड नेशंस में कि सेव सॉइल अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, यूनाइटेड नेशंस को भी इस पे सोचना चाहिए। इसका सपोर्ट किया WHO ने और IUCN जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यही नहीं, इनफैक्ट इसका मैग्नीट्यूड आप समझ सकते हैं इवेंट का कि अलग अलग जगह उन्होंने जाकर के अलग अलग तरीके के पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर के एग्रीमेंट्स भी साइन करे हैं। इनफैक्ट जब वो वापस इंडिया आए हैं तो मोदी जी से भी वो मिले हैं। गुजरात में आने के बाद उन्होंने, गुजरात सबसे पहली स्टेट बनी जिसने सेव सॉइल इनिशिएटिव के लिए अपनी पॉलिसीज में चेंज करने की कोशिश करी है। और इसके रिस्पेक्ट में उन्होंने ये भी कोशिश करी है कि पूरे वर्ल्ड में वो इस बात को पहुंचा सकें लोगों तक कि कितनी ज्यादा अहमियत है हमारी सॉइल को डिग्रेड होने से बचाने के लिए। इसकी सोच क्या है उसके पीछे, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सेव सॉइल से मतलब ही क्या है। सेव सॉइल एक ग्लोबल मूवमेंट है, मैंने ऑलरेडी बताया सदगुरु जी ने इसको शुरू किया। ये मूवमेंट बताता है कि सॉइल एक क्राइसिस में है आज और इस सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। दुनिया भर के लीडर्स, जितने भी नेशंस हैं, नेशनल पॉलिसीज बनाने वाले लोग हैं, उन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। और यह एक्शन किस तरीके का है? एक्शन है कि इंक्रीज करना चाहिए ऑर्गेनिक कंटेंट को कल्टीवेटिंग सॉइल के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव्स पर अगर जाएं तो पहला ऑब्जेक्टिव ही ये कहता है कि कम से कम नहीं तो 3 से 6% जरूरत है ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सॉइल को इंप्रूव करने की। तो ऐसा क्या हो जाता है कि ऑर्गेनिक कंटेंट अगर सॉइल के अंदर हो तो क्या फायदे हो जाते हैं? सबसे पहला फायदा यह होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक सॉइल की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। इंस्टेड सॉइल इरोजन नहीं होता, सॉइल ज्यादा बेटर हो जाती है। इनफैक्ट उसमें माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स के ग्रो होने के भी स्कोप को बढ़ाया जा सकता है। प्लस वाटर टेबल, जो ग्राउंड लेवल पर पानी है, उस ग्राउंड वाटर टेबल को भी इंक्रीज किया जा सकता है अगर ऑर्गेनिक कंटेंट एक सॉइल के अंदर हो। ये सारे फायदे होते हैं, इसीलिए ये सेव सॉइल मूवमेंट, सेव सॉइल इनिशिएटिव सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल को टारगेट करता है। सेकेंड पॉइंट, ये लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करने की जरूरत है। 3.5 बिलियन लोग, कम से कम नहीं तो 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को ये कहना चाहता है कि वो लोग भी अपनी आवाज उठाएं और पॉलिसी में रीडायरेक्शंस की गुहार लगाएं कि कैसे न कैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पॉलिसीज में ऐसे चेंजेस करें कि सेव करा जा सके सॉइल की इस क्राइसिस को।
इसके बाद वो इस चीज के लिए सभी नेशंस को कहते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, और मैंने आपको बताया कि वो बाइक से पूरे के पूरे कैंपेन में लगे हुए हैं। और रिसेंटली वो इंडिया आए हैं, जहां वो जामनगर में आए और गुजरात ने इसमें सबसे पहले इनिशिएटिव में पार्टिसिपेशन दिखाया है। तो ये तो बात रही ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट की। मूवमेंट क्या कहता है, क्या करना चाहता है, ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई, सद्गुरु जी के इनिशिएटिव के बारे में भी पता लग गया। लेकिन क्या सद्गुरु जी ही हैं जिन्होंने इस टॉपिक को समझा, या ऐसा क्या है कि ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो देखो, अगर ये टॉपिक को आज हैंडल नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ी क्राइसिस लेकर के आएगा। ऐसा माना जाता है बहुत से साइंटिस्ट और बहुत सी कम्युनिटीज में कि 52% ऑफ द एग्रीकल्चरल सॉइल जो है ऑलरेडी डिग्रेड कर चुकी है। साइंटिफिक फैक्ट्स इसको सपोर्ट करते हैं बात को, और अगर इतनी बुरी हालत है तो आने वाले समय में बहुत सी क्राइसिस आने वाली है। और सबसे पहली क्राइसिस क्या होगी? सबसे पहली क्राइसिस होगी फूड की, क्योंकि सॉइल ही है जो फूड देता है। इनफैक्ट सद्गुरु जी का कहना है कि उबर ईट्स खाना नहीं लेके आता, खाना तो सॉइल लेकर के आती है। तो सॉइल को बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड की क्राइसिस हम ऑलरेडी कुछ नेबरिंग नेशंस में तो देख ही रहे हैं। आने वाले समय में ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में फैल सकती है, और इसके पीछे का रीजन होगा कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रही है लेकिन सॉइल डिग्रेड कर रही है। ऑलरेडी इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में वीट को लेकर भी एक इशू आजकल चल रहा है। दूसरी पॉइंट, अगर ऐसे फूड की क्राइसिस होगी तो बहुत सारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस लोगों के अंदर हो जाएंगी, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, बेरी जैसी कंडीशन विटामिन B1 की वजह से, और या फिर बेंड नीज हो जाएंगे, रिकेट्स कंडीशन डेवलप हो सकती है विटामिन डी की कमी से। ऐसे विटामिन, ऐसे न्यूट्रिएंट्स अगर फूड में नहीं मिलते हैं हमको तो ऐसी कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। इसके अलावा सेकंड क्राइसिस होगी पानी की, क्योंकि मैंने आपको बताया वाटर टेबल नीचे जाएगी। इसके अलावा पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी सॉइल की कम हो जाएगी, प्लस वाटर जो है रन ऑफ कर जाएगा। रिवर्स जो है पानी को सीधे सीधे लेकर के जाएंगी और ओशंस में गिर देंगी, लेकिन पीने का पानी नहीं बचेगा। तो वाटर की स्केर्सिटी बहुत बड़ी क्राइसिस लेकर के आ सकती है। बहुत सी इंडिया की स्टेट्स भी इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी फेस कर रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग इसमें कहीं ना कहीं अपना रोल ऑलरेडी प्ले कर रहा है, बट सॉइल को सेव नहीं किया तो ये क्राइसिस और बढ़ेगी। साइंटिफिक फैक्ट भी इस बात को मानता है कि 1% अगर ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल के अंदर इंक्रीज किया जाता है तो 20,000 गैलन तक पानी अवेलेबल हो जाता है पर एकड़। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसलिए हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है कि सॉइल को डिग्रेड होने से बचाना है। ये एक नेशनल फिनोमिना नहीं, ये एक ग्लोबल फिनोमिना है, और ग्लोबल लेवल पर ही इस मूवमेंट को चलाना चाहिए, इसको ड्राइव को बनाए रखना चाहिए ताकि सभी लोगों में एक जागरूकता आए। तो ये क्राइसिस एक बहुत बड़ी क्राइसिस होगी, पानी की समस्या। अब जब पानी की समस्या हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे जो वेजिटेशन है उस पर इंपैक्ट आएगा, और वेजिटेशन का इंपैक्ट का मतलब बायोडाइवर्सिटी का लॉस। ये बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा हो या फौना हो, दोनों को ही इक्वली इंपैक्ट करेगी। और ऐसे में ये फोटोग्राफ्स आपको बताती हैं कि क्या इमेजिनेशन करें हम तो फ्यूचर कैसा होगा। इसके अलावा अलग अलग तरीके के डिजास्टर्स आएंगे, कहीं साइक्लोन्स आएंगे तो कहीं फॉरेस्ट फायर्स होंगी, कहीं फ्लड्स आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें ड्रॉट्स दिखेंगे। इसके अलावा हीट वेव, ऐसी तो प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी आज फेस कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें ये चीजें दिखनी भी शुरू हो गई है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी क्राइसिस है। जब ऐसा होगा तो लोगों का लाइवलीहुड जाएगा, और लोगों का लाइवलीहुड जाएगा तो किसानों के रिस्पेक्ट में एक इशू तो हम पढ़ते ही हैं कि किसान किस तरीके से जब उनकी लैंड से पैदावार उतनी नहीं होती तो उन्हें मजबूरन एक ऐसा कदम उठाना पड़ता है जो कोई भी नहीं चाहता कि हमारे फार्मर्स ऐसा कदम उठाएं। अल्टीमेटली जब ऐसे रिसोर्सेज डिप्लीट करेंगे तो लोग माइग्रेट करेंगे एक से दूसरी जगह। रिसोर्सेज का कम होना मतलब सोसाइटी में कहीं ना कहीं राइट्स जैसी कंडीशन पैदा हो जाना। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मतलब इतनी बड़ी अगर समस्या है, इतनी बड़ी क्राइसिस है, तो सद्गुरु जी को ही समझ में आई ये बात, पूरे वर्ल्ड में कभी किसी को समझ में ही नहीं आई? ऐसा नहीं है। लैंड डिग्रेडेशन एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है? ये एक प्रोसेस है जहां फिजिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है लैंड को, और ह्यूमन इंड्यूस्ड होता है ज्यादातर। ये वैसे तो नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन ह्यूमन इंड्यूस होने की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये डिस्टरबेंस लेकर आता है, एक चेंज लेकर आता है लैंड के अंदर, और अनडिजायरेबल होता है वो चेंज, जिसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी
जो है कम होती जाती है और उसकी पैदावार कम होती जाती है। इसके अलावा एक वर्ड इसके साथ और एसोसिएटेड होता है, दैट इज डिजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन ऐसा है कि जब लैंड डिग्रेड करेगी तो वो धीरे धीरे सेमी एरिड, एरिड रीजन्स बनाएगी और फर्टिलिटी जब कम होती जाएगी तो वो रीजन धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगेगा। ऐसा जब होगा तो इसके बहुत से कारण हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड कारण हो सकते हैं, इसके क्लाइमेटिक वेरिएशंस कारण हो सकते हैं, इनफैक्ट ड्राई लैंड्स बन जाएंगी और ऐसी ड्राई लैंड्स, ऐसे पैचेस धीरे धीरे चारों तरफ फूड की क्राइसिस को बढ़ाएंगे, वाटर स्कैर्सिटी को बढ़ा देंगे। तो इसका तरीका क्या है? इस इरोजन को रोकने का तरीका है ऑर्गेनिक कंटेंट को सॉइल के अंदर बढ़ाना। ये इशू आज का नहीं है, लैंड डिग्रेडेशन आज का इशू नहीं है। इनफैक्ट हिस्ट्री में भी इस बात को देखा गया है कि 2400 बीसी मेसोपोटामिया में भी जो रिवर्स हैं जिन्हें आज हम टिग्रिस और यूफ्रेट्स वैली के नाम से जानते हैं, टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर्स के नाम से जानते हैं, उस रीजन में भी देखा गया कि इरिगेशन करते हुए एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में सेलेनाइजेशन देखा गया है। सेलेनाइजेशन मतलब सॉइल का सेलाइन हो जाना, उसकी फर्टिलिटी को डिप्लीट करना। ये बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इस बात की पुख्ता सबूत देते हैं हमको, और ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूं कहां है ये गल्फ एरिया में, पर्शियन गल्फ की तरफ ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर आती हैं। इस रीजन को मेसोपोटामिया रीजन कहा जाता था। तो अगर तब से ये एविडेंसेस मिलती है और लैंड डिग्रेडेशन इतना बड़ा इशू है, तो आज तक क्या वर्ल्ड की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर फोकस नहीं दिखाया, इस पर काम करने की कोशिश नहीं करी? इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया क्या? सदगुरु जी ने ही सबसे पहला इनिशिएटिव ऐसा लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लोबल लेवल पर अगर यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव देखें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी इनिशिएटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। इंडिया ने इसको साइन किया 94 में और रेटिफाई किया 96 में। इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो लैंड को डिग्रेड होने से रोक सके। इनफैक्ट इंडिया ने अपना टारगेट भी सेट किया हुआ है कि 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को इंडिया डिग्रेडेशन से बचाएगा और लैंड न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा, जो कि अपने आप में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 15.3। इसके लिए हमारे मोदी जी आते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में, वो इस तरीके की बात को उठाते हैं और हाई लेवल डायलॉग अपना करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेजर्टिफिकेशन एंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट। मोदी जी वहां पर ये अनाउंस भी करते हैं कि हम अपने जो लैंड जिसको हम रिस्टोर करने वाले हैं उसको हम बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट आज वो 26 मिलियन हेक्टेयर हो चुकी है, जबकि इनिशियली इतनी फिगर नहीं थी। तो कारण क्या है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर लॉस ऑफ लैंड? जो सॉइल है, ये लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी के डिग्रेड होने के कारण क्या है, ये समझते हैं। तो सबसे पहला कारण तो है कि भाई इरोजन होना। जब लॉस होगा सॉइल के कवर का, इसका रीजन पीछे विंड इरोजन हो सकता है, वाटर इरोजन हो सकता है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हैं कैसे पानी जो है सॉइल को अपने साथ बहा ले जाता है। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे भी आज तो 6th-7th की एनसीईआरटीज में ये बात पढ़ते हैं कि इरोजन एक अपने आप में इशू है। इसके अलावा फॉरेस्ट को जिस तरह से हम इनडिस्क्रिमिनेटली कहीं ना कहीं काटे चले जा रहे हैं और फॉरेस्ट लैंड को कवर कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड में, या अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वो भी अपने आप में कारण है कि लैंड आज उतनी फर्टाइल नहीं है, अपनी फर्टिलिटी को लूज कर रही है। इसके अलावा वेजिटेशन का डिग्रेडेशन होना या क्लाइमेट चेंज होना, ग्लोबल वार्मिंग या ऐसे इश्यूज आना, ग्लेशियर्स का कहीं ना कहीं पिघलना और जो लैंड है उसमें वाटर टेबल का कम होना, इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर मेटल्स हैं उनका पानी में मिलना, ऐसी प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस है। बहुत से स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑलरेडी हैं। तो सिर्फ इंडिया का लैंड न्यूट्रलिटी की तरफ जाना अपने आप में एक इनिशिएटिव जो है, सिर्फ उतना ही नहीं, इंडिया ने और भी स्टेप्स इसके लिए लिए हैं। जैसे कि इंडिया ने नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाया 2000 से। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम था। इनफैक्ट नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया ये 2014 से अप्रूव किया गया है। ऑब्जेक्टिव इसका है प्रोटेक्ट करना, रेस्टोर करना, कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग जो फॉरेस्ट कवर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सदगुरु जी हैं जिन्होंने इस बात को सोचा है। इनफैक्ट वो भी ये खुद कहते हैं कि ये तो ऐसा मिशन है जो बहुत लंबा जाएगा। जब तक पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हो जाता, जब तक पूरा वर्ल्ड यूनाइट होकर के इसमें कुछ पॉलिसी चेंज नहीं करता, तब तक ये उनका मिशन चलता रहेगा। कम से कम नहीं तो 20 से 24 साल पुराना उनका ये इनिशिएटिव है, ऐसा वो मानते हैं। सिर्फ उनके अकेले से करने से ये नहीं होगा, लोगों के अंदर भी एक जागरूकता लाने की जरूरत है, एक अवेयरनेस लाने की जरूरत
जरूरत है, बट जरूर ये कैंपेन ऐसा एक पुश जरूर क्रिएट कर रहा है जहां ग्लोबल लेवल पर सभी तरीके के लोग, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो इस बात को समझते हैं कि यस, दिस इनिशिएटिव इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट अकेले सद्गुरु से ऐसा हो जाए, ये नहीं होने वाला। इसके लिए ग्लोबल लीडर्स को ये समझने की जरूरत है कि उन्हें भी आगे आना पड़ेगा पॉलिसी में। आज नहीं तो कल चेंजेस वैसे भी करने पड़ेंगे। तो अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि उनका ये मूवमेंट कितना सक्सेसफुल है और पॉलिसीज में क्या चेंज होंगे, बट सूनर और लेटर वी नीड टू डू दिस चेंजेस। आई होप ये वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी और क्लास पाथ ने पूरी कोशिश करी है इस पूरे टॉपिक को आपको समझाने की। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।